प्यारे बच्चों, हम अपने पिछले कक्षा में गिल्लों के बारे में बताई थी। अब आगे के भाग को देखेंगे। और आपको मालूम है एक गिल्लू इस पाठ का लेखिका महादेवी वर्मा। आगे के भाग को अब मैं करती हूँ। और गिल्लू एक रेखा चित्र है। इस गिल्लू रेखा चित्र इस पाठ का लेखिका महादेवी वर्मा। और हम पिछले कक्षा में जो किया है इसका दोहकार का विश्लेषण करती हूँ। गिलहरी का बच्चा कहाँ मिला? आपको घर में पढ़ते आए ना, तो गिलहरी का बच्चा कहाँ मिला? वो दीवार और गमले की संधि में मिला। गिलहरी को वर्मा जी किस नाम से बुलाती थी? वो गिलहरी का बच्चा था ना, उसको वर्मा जी किस नाम से बुलाती थी? वो गिल्लू। वो प्यार से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? वो दो कौवे ने अपने चोंचों से गिलहरी का बच्चा को घाव कर दिया था। ऐसी स्थिति में वो लेखिका को गिलहरी दिखाई पड़ी। गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? एक गांव लगी हुई इस गिलहरी का बच्चा को महादेवी वर्मा ने कैसे बचाई? वो दीवार और गमले की संधि में जो गिलहरी का बच्चा खड़ा था ना, उसे उन्होंने क्या किया? वो औले से उठाकर वो अपने कमरे में लाई और रुई से रक्त पोंछकर उस पर कौन सा मरहम? पेनिसिलिन का मरहम लगाया। और पेनिसिलिन का मरहम लगाया, कुछ देर तक इसे हिला दिया और उसके बाद इसके मुंह में 2 बूंद पानी टपका दिया। इस तरह लेखिका ने गिलहरी का बच्चा का प्राण बचाई। और इस गिलहरी को वह अपने घर में ही रख लिया। उन्होंने अपने साथी अनेक पशु पक्षियां उसके घर में रहते थे, इसके साथ गिलहरी को भी अपने घर में ही रख दिया। और इस गिलहरी को महादेवी वर्मा ने प्यार से वो गिल्लू नाम से बुलाती थी। बच्चों, अब आगे के भाग को अब हम देखेंगे। इस पाठ का वाचन करने से पहले इस आगे के भाग में आने वाले नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खांच, शीश, मनके, मणि, चुन्नट, सिलवट, गांठ, शरीर, सोजवी, एक खुशबूदार फूल। आपका मालूम है ना, वो मल्लिगे बड़ा घमघमानो हूविನ ಹೆಸರು ಸೋಂಜುಗಿ. ಖುಷ್ಬುದಾರ್ ಬಹಳ ಸುವಾಸನೆ ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು. अवतीर्ण उत्पन्न होना। कीले, लोहे की खूंटी। आपको मालूम है ना, वो लोहे की खूंटी ಮೊಳೆ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ वो ಮೊಳೆ। सुराही, ऊजी। वो सुराही, ऊजी वो ಮಣ್ಣಿನ ಕುಂಭ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। बच्चों, अब आगे के भाग को हम वाचन करती हूँ। अपने अपने पुस्तक देख लीजिए। पिछले कक्षा में हमने उस गिलहरी को गिल्लू कहकर लेखिका ने बुलाती थी और उस गिलहरी का बच्चा को एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटक दिया था। ಒಂದು ಹೂವಿನ ಬುಟ್ಟಿಯ
जो हल्की डलियां है ना वही गिल्लू के घर, गिल्लू का घर बन गया। 2 वर्ष वो स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी खांच के आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। जो वो झूल है वो स्वयं अपने ही झुलाता। ये झुलाना, वो झुलाते हुए स्वयं हिलाकर स्वतः तारे अलगता और झूलता और अपनी खांच के मन को, खांच शीशक ग्लास मन के मणि को, गाजिನ ಮಣಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪಳ 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 ಅಂತ ಬಂತು उसी तरह वो गिलहरी के बच्चे का आंखें वो चमकते रहते थे और उस आंखों से कमरे के भीतर और बाहर, भीतर का बिलो बाहर, भीतर ಒಳಗೆ बाहर ಹೊರಗೆ, वो कमरे के भीतर, कमरा एकवचन है, कमरे बहुवचन है, वो कोणिया ಒಳಗು ಹೊರಗು वो न जाने क्या देखता समझता रहता था। क्या सोचता मुझे भी मालूम नहीं होता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसकी कार्यकलाप और सुबह से शाम तक उसकी कार्यकलाप और उसकी समझदार बुद्धिವಂತಿಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ इसको देखकर ಅದರ ಈ ಒಂದು ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ आश्चर्यचकित हो गए थे। मैं लिखने बैठी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के उस इतनी तीव्र इच्छा हो रही थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जब मैं लिखने बैठी, वो लेखिका ने लिखने के लिए बैठी, तब अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए लेखिका ने लिखने के लिए बैठी तो वो अपना ध्यान दूसरी ओर नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, गिलहरी का बच्चा ने अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो इतनी तीव्र इच्छा उसमें होती, एक अच्छा उपाय खोज निकाला।
लघुघात, गात शरीर, आ गिलहरी का लघुघात, आगे तीन सिर और दो पंजे, इसको अतिरिक्त अवनवतर ये सारा घात लिफाफे के भीतर बंद रहेगा. नहीं ಈ ಶರೀರವನ್ನ ಆ ಕವರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು. क्यों किया? क्योंकि
मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है. ಆಗ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಇದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. मेरे घर में वो बंधन में है, वो अपने परिवार के साथ बाहर खेलना चाहिए. ऐसा सोचकर उन्होंने मुक्त करने का निश्चय किया. मैंने खिले
कभी कभी पर्दे के ಚುನ್ನಟ್ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟನೆ ಏನು ಪರ್ದೆ ಇತ್ತು ಆ ಪರ್ದೆಯ ನರಿಗೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು और कभी सोनजुई की पत्तियों में सोनजुई की लता था उसके पत्तियों में छिपा जाता था। इस तरह गिलहरी ने रेगी का कोट चमकाने के लिए कभी कभी फूलदान के फूलों में और कभी कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी कभी सोनजुई की लता में चिपकर महादेवी वर्मा को चमकाने का रोचन करता था। आगे मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उसमें से किसी को मेरे साथ मेरी ताली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिलहरी के अलावा मेरे पास बहुत पशु पक्षियां भी हैं और उसमें भी ताक कम नहीं है मुझे, लेकिन कोई भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं की थी। ಯಾವ ಒಂದು ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾವುದೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫಿರ್ ಬಿ ಆದರೂ ಸಹ ಯಾವ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಯೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೂತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ। गिलोय में अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ खाने के कमरे डाइनिंग रूम के ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा फाड़ करके मेज पर पहुंच जाता। ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಹೊರಗೆ ಅಂಗಳದಿಂದ ವರಾಂಡದ ಮೂಲಕ ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ನನ್ನ ಊಟದ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತು। ಬಂದಿದೆ ಸೀದಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಮೇರಿ थाली में बैठ जाना चाहता। सीधा बने थाली में, थाली तट्टे ಏನು खाने के जो थाली है ना, ಊಟದ ತಟ್ಟೆ का सीधा आकर उस थाली में बैठा। ಬಂದಿದೆ सीधा तट्टे ಒಳಗೆ ಕೂತಿತ್ತು। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। पहले थाली में ही आकर बैठ जाता था, मैंने कठिनाई से उसे सिखाया। बता के कलस्ते ಎಂತ वह मेरी थाली में से थाली के पास बैठना सिखाया। बच्चों देखिए, एक थाली है, थाली के पास बैठा है, थाली में नहीं। और मेरे थाली में से एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा। थाली में से ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ देखो एक चावल थाली के पास बैठकर तट्टे आकर तो एक चावल को उठाकर बड़ी सफाई से और स्वच्छವಾಗಿ खाता था। ऐसे मैंने सिखाया। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। बच्चों उसको वो गिलहरी को प्रिय खाद्य काजू था। कभी कभी वो प्रिय खाद्य नहीं मिलते तो काजू नहीं मिलते तो उन्हें कुछ भी नहीं खाता था। अगर वो देता तो वो क्या करता था, लेना बंद कर देता, इसकोने लेना इसकोने सह झूले से नीचे फेंक देता था। ಆ ಜೋಕಾಲಿಯಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, बिसाती खाजना को मिला है और लेखिका ने रोज उसको खाजू और उसके साथ बिस्कुट देता था। अगर खाजू नहीं मिलते तो वो
झूले से फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। इस तरह गिलहरी मेरे घर में ही रहने लगे। उस बीच में एक दिन मोटर दुर्घटना में मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। मोटर दुर्घटना होने के कारण मैं अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लो अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। और मेरी गैरहाजिर में मेरे उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला, गैरहाजिर में मेरे कमरे को खोला, गिल्लो ने देखते ही अपने झूले से उतार कर ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕಾಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उस कमरे में दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। ಅವಳ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕಾಣಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಪುನಃ ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು। सब उसे खाजू दे जाते, सभी ने उसे खाने के लिए खाजू गोड़ में न तक परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು उसकी झूले को ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತೀನಿ, उसमें खाजू भरे मिले। वो खाजू बहुत खाजू थे उसके झूले में। इल्लिಂದ ಬಂತು ಇದು खाजू। वो अस्पताल में लेखिका थी, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಲೇಖಿಕ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಚೂರು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾಜೂನು ಸಹ ಅದು ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಜೋಲುಗಳಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿತ್ತು। जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। ಈಗ ಲೇಖಕಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತು, ನಾನು ಇಲ್ಲದಾಗ ಇದು ಅಡಿಲು ಏನನ್ನೂ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಅದು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಖಾಜುವನ್ನು ಸಹ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲೇಖಿಕಾಕಿ ಗೈರಾಜಿರ್ಮೆ ನನ್ನ ಗೈರಾಜಿರಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವಳಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। अस्वस्थता में वह तकिए पर, वो गर्मी का दिन है, उसको सिरहाने बैठकर और तकिए पर सिरहाने बैठकर अस्पताल से आने के बाद वो मेरे पास ही रहता था। वो थकिया गुनगुना करने को तो मेरे सिरहाने तले सौता सौता नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को उड़ाए हुए सालाता रहता। ಹೌಲೆ ನಿಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಸೌತಾ ಸೌತಾ ಅದು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿತ್ತು। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लो ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। वो गर्मी बहुत होने लगी। दोपहर में ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ दोपहर मध्याह्न काम करती रहती, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। गिल्लो ना बाहर जाता, गिल्लो ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ना अपने झूले में बैठता, तन्न जोकालिಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। मेरे पास जो रखी सुराही पूजी ನೀರಿನ ಕುಂಬ उस पर लेट जाता। ಅದರ ಮೇಲೆ लेटना मलगो, ಅದರ ಮೇಲೆ मलगो और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। ನನ್ನ ಹತ್ತಿರನೇ ನಿಂತು ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದರ ದೇಹವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆ ठंडक भी रहता। और मेरे पास की सुराही पर वो कहाँ लेटा जाता, सुराही पर। गिलहरी की अवधि कितने वर्ष होती है, 2 वर्ष, केवल 2 ही वर्ष
ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನಾವ ಬಾಹರ್ ಖಯಾ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಅದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂಜೆ ಇತನೆ ಟಂಡೆ ಹೋ ರಹೆ ಥೆ, ಬರ್ತಾ 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 ದೇಹವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಕೈಗಳೆಲ್ಲ ಟಂಡೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. कि मैंने जाग कर हीटर जलाया, तक्षण ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಹೀಟರ್ನ ಇಟ್ಟೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. अब उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया. परंतु ಆದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಥಮ ಕಿರಣದ ಜೊತೆ चिर निद्र में सो गया. दरा अंतिम यात्रा को पूरा किया. उसका झूला उतार कर रख दिया गया. और झूला है ना, उसको उतार कर और खिड़की पर लटकाया था ना, उसको उतार कर रख दिया. और खिड़की की जाली बंद कर दी गई. ಒಂದು ಕಿಟಕಿಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿನ ಏನಿತ್ತು उसको बंद कर दी. परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है. ಆದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಬಾಂಧವರು ಎಂದರೆ ಆ ಜಾಲಿಯ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ करती उसे बुलाती थी. और सोच ही खिलती ही रहती है. ಆದರೆ ಸೋಂಜುಯಿ ಹರಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಆ ಮಗುಗಳು ಹರಡ್ತಾ ಇದ್ವು. सोंजोही की लता के नीचे गिल्लों की समाधि है. आ दिनದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಹೂಗಳು ಘಮಘಮಿಸುತ್ತಾ ಹರಡ್ತಾ ಇವೆ. क्योंकि उस सोंजोही की लता के नीचे ही गिलहरी की समाधि है. ಆ ಗಿಲಹರಿಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ಆ ಸೋಂಜೋಯಿಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी. इसलिए लेखिका को वो सोंजोई की लता बहुत प्रिय थी, क्योंकि उस लता के नीचे ही वो गिलहरी की समाधि है. और इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पेठाब छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है. मुझे बहुत संतोष देता है. वो सोंजोई का फूल रोज वो खिलता ही रहा, उसे देखता ही मुझे बहुत खुश होता था. और खिल जाने का विश्वास मुझमें था, क्योंकि उस सोंजोई की लता के नीचे ही गिलहरी बच्चे का समाधि, गिलहरी बच्चे की समाधि है. वो तथा सबसे अधिक प्रिय थी. इस तरह 2 वर्ष गिलहरी ने लेखिका के घर में अपना जीवन बिताया. इस तरह इस कविता से हमें मालूम हो गया सभी पशु पक्षियों को प्यार करना उसमें भी भावना है और मानव से भी ज्यादा विचारवान है और सद्विचार है, भावना है. इसलिए लेखिका ने अपने अनेक पशु पक्षियों को अपने घर में ही रखा है. और पशु पक्षी सहृदय व्यवहार करते हैं और विचारवान होते हैं, भावन होते हैं. बच्चों, अब तक हम इस एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा का किस तरह लेखिका ने अपने घर में रखकर उसका प्राण बचाया, उसके घर में कैसे रख दिया, हमने सब कुछ मालूम हो गया. उसको प्यार से गिल्लो नामक से वो बुलाती थी. बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित पिछले कक्षा में मैं कुछ पीपीटी को दिखाई थी और अब आगे के पाठ के कुछ पीपीटी को दिखाती हूँ. गिल्लू. अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआउल जैसा खेल खेल रहे हैं. निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है.
और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उस बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा।
उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। बच्चों, अब तक इस मीटिंग को देख लिया ना, और पूरा गिलहरी का पूरा परिचय आपको हो गया है ना? हाँ बच्चा, अब हम उस आगे के पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं पूछती हूँ, एक ही शब्द में उत्तर देना। गिलहरी का लघुगात किसके भीतर बंद रहता था? गिलहरी लघुगात चिक्कवन शरीर ಯಾವುದರೊಳಗೆ बंद रहता था और किसके भीतर? लिफाफे के भीतर। लिफाफे के भीतर बंद रहता था। गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? सुराही पर। गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? सुराही पर। पूछिए मेरे मलके, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई? गिलहरी समाधि ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು? सोनजुई लता के नीचे। सोनजुई ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। अब अनुरूपता। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता है, गिल्लू चिक चिक। कोयल का स्वर कैसा होता है? मधुर स्वर। कौवा का स्वर खरखश स्वर है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करता है, गिल्लू चिक चिक करता है। कोयल का स्वर मधुर स्वर है, कौवा का स्वर खरखश स्वर है। अन्य भी श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती। लेखक लेखिका। मयूर मयूरी। कुत्ता कुतिया। कुत्ता कुतिया। बच्चों, अब तक हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और वाक्यांशों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ गृह कार्य को हम देती हूँ।
इसको घर में लिख कर लाना। और इस ग्राहकार का प्रश्न है, गिल्लों के कार्यकलाप के बारे में लिखिए पूरा। और सवेरे से शाम तक क्या करती थी उसके बारे में पूरा कार्यकलाप के बारे में लिखना है। दूसरा, गिल्लों के प्रति महादेव वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए। और गिलहरी के प्रति वर्मा जी को किस तरह उसको माँ के जैसे ममता से उसको वो पाला पोसा, उसका प्राण कैसे बचाया, उसकी अंतिम दिन उसका रक्षा कैसे की, वो सभी को लिख कर लाना। इन दो प्रश्नों को आप अपने घर में लिख कर लाइए और अच्छी तरह से घर जाकर इसको पढ़ना चाहिए। पढ़कर अभ्यास में जो कुछ प्रश्न है उन प्रश्नों को और व्याकरणांशों को पढ़कर अपने नोट्स में लिखना भी चाहिए और लिख कर आप लाइए।